नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, त्रैमासिक परीक्षा है, जिसमें विकास तक आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कुछ चैप्टर्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह जो प्रश्न बैंक है वह DPI द्वारा निर्मित की गई है और इसी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, वह हट गया है पाठ्यक्रम से। उसके बाद अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आपके आने वाले हैं। मतलब कुल 6 चैप्टर आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत और वंशागति के आणविक सिद्धांत प्लस विकास आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से, क्योंकि इससे वाले जो 3 चैप्टर्स हैं वो मुझे आशा है कि आप सभी कर ही लेंगे। फिर भी कोई समस्या आएगी तो अपन उसे देख लेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए उन चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है या थोड़ा आपके लिए पेचीदा हो सकती हैं। जैसे कि इसमें आप जानते हैं, वंशागति विविधता के सिद्धांत में हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल को जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो अनुवांशिकी का पितामह किसे कहा गया है? जॉर्ज जॉन मेंडल को, जीजे मेंडल को कहा गया है। उसके बाद इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था और 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन नहीं है, ठीक है, और तीसरा था पृथक्करण का नियम। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक यानी फैक्टर कहा था। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे पहुँचे तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान और सही जोड़े सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हम इन्हीं के आधार पर और भी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो आपको पता है मटर के पौधे का, जैसे हम पाइसम सैटिवम कहते हैं, उसका चयन किया। दूसरा, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो आपको पता है मनुष्य में लिंग निर्धारण जो करता है वह वाई करता है। देखो, एक्स वाई भी आ सकता था, लेकिन एक्स वाई में एक्स भी है, ठीक है, और एक्स कॉमन है। एक्स फीमेल में भी होता है और एक्स मेल में भी होता है, लेकिन जो लिंग निर्धारण करता है वो कौन सा क्रोमोजोम है? वाई क्रोमोजोम है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कराएंगे? वाई क्रोमोजोम लगाएंगे एज अ उत्तरदायी कारक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से विषम युग्मजी अलील है। तो निम्न में से विषम युग्मजी अलील कौन सा है? देखो जरा, विषम युग्मजी हम किसे कहते हैं? आपको समझ में अगर ये आता है कि विषम युग्मजी क्या होता है तो आप समझ जाओगे। विषम युग्मजी मतलब जो कैसा है, अलग अलग है, जिसमें अलील कैसे हैं, अलग अलग। तो अगर आप ये देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब होमोजाइगस हैं, समयुग्मजी है। ये भी कैसे हैं? समयुग्मजी है, मतलब एक जैसे अलील है। लेकिन यहाँ पर कैसे है? एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट वाला है, एक रिसेसिव वाला है, और दोनों ही अलग अलग एलील है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम विषम युग्मजी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, 4th नंबर का। यदि मानव का रक्त समूह ओ तथा शिशु का रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? आप लोगों को अगर याद हो तो यह प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था क्लास में, बहुत अच्छे से मैंने इसे करवाया था। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अगर माता का जन्म रक्त समूह क्या है? ओ। माता का ओ कब होगा? जब ये कंडीशन होगी, ठीक है। पिता का हमें अभी पता नहीं है। और बच्चे का क्या है? ये कंडीशन। तो बच्चे की अगर ये कंडीशन आई है तो पिता का रक्त समूह क्या रहा होगा? अब देखो, पिता के जीन में एक ये जरूर होना चाहिए, तभी तो माता और पिता का जीन मिलके ये बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर पिता का रक्त समूह ओ होता है तो भी उसके जीनोटाइप में क्या आएगा? ये आएगा। ये ऑप्शंस देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। और अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए होने के चांसेस ये भी हो सकते हैं। और ये इसे अपन ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा जरा एक मिनट रुक जाओ, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ये है ना, ये भी हो सकता है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे आई ए, और आई हो सकता है तो उसका ब्लड ग्रुप में, तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, स्मॉल आई आ जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या दिया है? अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो क्या कंडीशन हो सकती है? अगर ये कंडीशन है तो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और कौन सा दिया है आपका? एक और भी ब्लड ग्रुप ए दिया है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि यहाँ जो रक्त समूह दिए हैं इनमें से, आप यहाँ देखो, ये जो रक्त समूह दिए हैं इनमें से ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है, हो सकता है, हो सकता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, उसने जीनोटाइप नहीं बताया है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, मतलब समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। लेकिन क्योंकि चारों ही हो सकते हैं तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या चांसेस बन रहे हैं, ओ के चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ब्लड ग्रुप ए उसका इस तरह से हो सकता है बी ब्लड ग्रुप में ये हो कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पर क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि कौन सा होगा, इसीलिए हम क्या लेके चलेंगे, ओ को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आंसर बदल भी सकता है आपका, लेकिन हम उसे क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर आपके पास मान के चलो यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप होता, ठीक है, या फिर वो बताता कि ये जो बाकी है वो सब समयुग्मजी हैं, तो आप कुछ और ऑप्शन लेके चल सकते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पास में जो ऑप्शन है, जो सभी सही है लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा हो रहा है, ओ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। उसके बाद निम्न में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है, शुद्ध मतलब प्योर, हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो, दो चीज़ों से मिलके बना है, संकरण है। तो देखो प्योर तो ये है, ठीक है, जहाँ पर दो टी हैं, दो आर आ रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप होता है, वह बोल रहा है किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप, जीनोटाइप आप समझते हो, जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है उससे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो किसी का हमने हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 9:3:1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो कौन सा होगा, 1:2:1, इसका आंसर होगा, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन, किसी एक क्रोमोसोम में जो जीन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो वह क्या बनाते हैं, क्या दूरी के आधार पर कई समूह बनाते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इस पर एक जीन ये है, एक जीन ये है, तो ये जो दो जीन है उनके बीच में क्या होता है, लिंकेज होती है कि नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सहलग्न समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सहलग्न समूह बनाते हैं, लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, कैरियोटाइप की स्थिति 2n+1 और 2n+2 को क्या कहते हैं। देखो कैरियोटाइप मतलब होता है क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम्स कैसे हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह से हैं। तो 2n+1 है और 2n+2, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैंने आपको सिखाया था, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, होता है पॉलीप्लॉइडी। तो ये 2n+1 2n+2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको अंतर बताया था, जब पूरा का पूरा एक सेट बढ़ जाए, एक सेट कम हो जाए, 23 पेयर है क्रोमोसोम के तो 24 पेयर हो जाए या 22 पेयर रह जाए, तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी मतलब किसी एक जोड़े में, किसी एक सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, दो क्रोमोसोम बढ़ जाए, एक क्रोमोसोम घट जाए, 3 क्रोमोसोम बढ़ जाए, वो किसका एग्जाम्पल होता है, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल हैं। पॉलीप्लॉइडी मुख्यतः प्लांट्स में यानी पौधों में देखने को मिलता है, मानव में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान का सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत है। अब आप ही सोच के देखो, अब आप मुझे बताओ कि चाहे कितनी भी बार हो जाए, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, XY × XX, ये फीमेल का और ये मेल का। तो चाहे एक बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, कितने भी बार, हमेशा ही क्या रेशियो रहता है, 50-50। क्योंकि जब आप इसको क्रॉसिंग करवाओगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो 1:1 मिलेगा। इसलिए हमेशा ही संतान उत्पत्ति में पुत्र की संभावना कैसी होती है, 50-50 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई एक गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई एक गुण, मतलब एक ही गुण है, एक ही फीचर है, ट्रेट है, ठीक है, वह एक से अधिक जोड़ों के द्वारा संचालित हो रहा है, मतलब जीन में जोड़े यानी अलील कितने हैं, एक से अधिक है, ठीक है, अलील कितने, एक से अधिक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे बहु विकल्पता। क्या कहेंगे इसको हम, बहु विकल्पता, ओके, यानी मल्टी एडलिज्म। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं एक बार, 2 लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने से कुछ, अच्छा 2 लंबे मतलब अगर हम ये मान लेते हैं और ये मान लेते हैं, ठीक है, या फिर एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। 2 लंबे तभी बनेंगे जब या तो ये कॉम्बिनेशन हो या फिर ये कॉम्बिनेशन हो,
या फिर ऐसा हो जाए 2T ये वाले और 1 ये वाला, ठीक है। अगर इनके बीच में संकरण करवाते हैं तो दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा, ओह सॉरी, कराने से कुछ संतति बौनी उत्पन्न होती है। कुछ संतति कैसी हो रही है, बौनी, मतलब अगर हम इसका क्रॉसिंग ओवर कराएं तो क्या बौनी उत्पन्न होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये क्रॉसिंग तो होगी नहीं, जीनोटाइप में ये तो होगा नहीं। दूसरा, अगर हम इसका करवाते हैं तो क्या होगा, तो कुछ बौनी आ जाएंगी, जैसे यहाँ देख लो ये टी मिलेगा तो लंबी आएगी, लेकिन ए और टी और ए टी मिलेगा तो कैसी आ जाएंगी, बौनी आ जाएंगी। अच्छा, तीसरा कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या अपन ने लिया था, ये और इनटू ये। यहाँ पर देखो क्या कोई बॉनी स्पीसीज आ रही है, अगर आप क्रॉसिंग करवाओगे ये और ये मिलेंगे तो भी लंबा पौधा आएगा, ये और ये मिलेंगे तो भी लंबा पौधा आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कोई भी बौना पौधा उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका मतलब जो जनक हैं उनका जीनोटाइप कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। मतलब जब पिता और माता दोनों इस तरह से होंगे तभी क्या होगा, उनकी जो संतति होगी उसमें से कुछ संतति कैसी होंगी, बौनी होंगी। आप करके देख लीजिए, तो यहाँ पर जनकों का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, विषम युग्मजी हो जाएगा, ठीक है, विषम युग्मजी। उसके बाद यानी हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में वेलिन ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा रिप्लेस होती है। अगर सिकल सेल एनीमिया कैसा एक रोग है जिससे अपन कहते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मतलब मेंडेलियन जीन में प्रॉब्लम होने के कारण से, म्यूटेशन हो जाने के कारण से सिकल सेल एनीमिया होता है। इसके अंदर जो सिकल जैसा आकार हो जाता है आरबीसी का, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो बीटा चेन होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर जो वेलिन है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी किताब में भी दिया होगा अगर आपको याद हो तो, वहाँ पर दिया है GAG। GAG से क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है, और एक की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, मतलब GAG की जगह GUG हो जाता है, और यहाँ पर क्या बनने लगता है, वेलाइन बनने लगता है। इसका मतलब जो वेलिन है वो उसको क्या, उसका जो कोडोन है वो क्या होगा, GUG। तो GUG किसको कोड करता है, वेलिन को कोड करता है। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह किसका म्यूटेशन हो गया, यू आ गया, मतलब एक पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु म्यूटेशन हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन हो गया है, एक ही जगह यू आ गया है। तो जहाँ ग्लूटामिक अम्ल बनना चाहिए था वहाँ पर वेलिन अम्ल बनने लगता है, और आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप में हो जाता है, हाशियाकार हो जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसको कोड कोड कौन करता है, GUG, ठीक है, इसका कोड होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाली जीन एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह बनाते हैं, लिंकेज का समूह बनाते हैं, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम पर, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन होते हैं वह लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। किसी जीनोटाइप ABCD द्वारा किस प्रकार की युग्मक बन सकते हैं, देखो यहाँ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ABCD मतलब 4 प्रकार के लील है, मतलब 4 प्रकार के जीन हैं, ठीक है। मतलब एक जीन की जगह कितने हैं, 4 जीन हैं। तो कितने, 4 है मतलब मल्टीपल हो गए, बहु हो गए, बहु जीन है तो जीन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जीन मतलब जेनिक। तो किसी जीनोटाइप में अगर इतने सारे जीन हैं और एक ही प्रकार का युग्मक बना रहे हैं, है ना, एक ही प्रकार का युग्मक कौन सा होता है, यह क्या करते हैं, ये सभी मिलके स्किन का कलर, मतलब हम लोगों के, मतलब मानव के जो स्किन का कलर है उसके जो जैसे हम कहते हैं कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का रंग गया हुआ है, तो जो कलर में आपको अलग डिफरेंसेस नजर आते हैं, उस कलर को जो कोड करता है वह यही जीनोटाइप है। तो ये किसके द्वारा होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुजीनी इनहेरिटेंस इसे हम कहते हैं। और यह क्या है कि द्वारा पॉलीजेनिक युग्मक बन सकते हैं, है ना, बहुत प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सहलग्नता मतलब लिंकेज। लिंकेज का मतलब मैंने फिर से बता देते हैं आपको, एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन उपस्थित हैं उन्हें हम सहलग्नता कहेंगे या लिंकेज कहेंगे। और पुनर्योजन, पुनर्योजन का मतलब कि एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पुनर्योजन कहते हैं। का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लिंकेज और पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद होगा कि इसके ऊपर मिलानोगास्टर मतलब ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर का एक काम किया गया था,
और उसी के बाद से पता चला था कि संलग्नता और पुनर्योजन क्या होता है। तो ये किसने बताया था आपको? तो यह बताया था मॉर्गन ने। किसने बताया था? मॉर्गन ने। T.H. मॉर्गन ने हमें बताया था कि संलग्नता या लिंकेज क्या होता है। तो सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। देखो यहाँ आ भी गया। मॉर्गन ने लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन के लिए किस पर प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। किस पर? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। उसके बाद अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों पर कितने विपर्यापी लक्षण लिए थे? मतलब विपर्यायी मतलब डिस्क्रीट, मतलब कौन सा जीन क्या है डोमिनेंट, और सब जो अलग अलग कैरेक्टर लिए थे उनको हम विपर्याप ये लक्षण कहते हैं। ठीक है। तो कितने लिए थे? कुल 7 लक्षण लिए थे। ठीक है। 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से कौन सा सिंड्रोम होता है? जैसे आपको मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है। ठीक है। यानी ये ट्रिपलेट बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है। म्यूटाजन कैसा है? यह एक रेडियो एक्टिव विकिरण है। म्यूटाजेंस क्या होता है ये समझ लो, कि जब किसी रेडिएशन की वजह से, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, किसी भी वजह से जब म्यूटेशन हो जाता है, मतलब उत्परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे कारकों को हम म्यूटाजेंस कहते हैं। मतलब फिजिकल रेडिएशन या केमिकल रेडिएशन, किसी भी केमिकल की वजह से, रसायन की वजह से, या परावैंगनिक किरणों की वजह से, या एक्सरे की वजह से जब उत्परिवर्तन होने लगता है, तो उस कारक को हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है। और किस कारण से हो रहा है? इसे क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अभी आ गई आपकी जोड़ियाँ। हम देखिए टर्नर सिंड्रोम। तो आप एक चीज़ याद रखो, टर्नर सिंड्रोम आप शुरू से याद करो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 क्रोमोसोम प्लस एक क्रोमोसोम। ठीक है। और साथ में उसके बाद आता है आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो एक्स एक्स वाई हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक्स और नॉट, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, दूसरा एब्सेंट रहता है। तो यहाँ देखो टर्नर सिंड्रोम क्या हो जाएगा? 2A प्लस एक्स नॉट। क्यों? 2A का मतलब हो गया जो ऑटोजोम से 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक्स और नॉट। ठीक है। उसके बाद दात्र कोशिका अरक्तता, मतलब इसे हम सीकल सेल एनीमिया कहते हैं। सीकल सेल एनीमिया कैसा है? ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल है मतलब ये जो 22 क्रोमोसोम है, इनमें से किसी क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है। और रेसेसिव है। रेसेसिव मतलब जब ये दो में साथ होगा तो प्रभावी होगा, नॉर्मली कैसा रहता है? अप्रभावी रहता है। तो दात्र कोशिका रक्तता कैसी हो जाएगी? अलिंग। अलिंग मतलब अलैंगिक जो क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी, कैसा है ये? अप्रभावी जीन है। ठीक है। इसको याद रखना, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। उसके बाद है द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप। द्विसंकर मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप। तो ये तो इसमें है नहीं, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। 3:1 तो मोनोहाइब्रिड का, तो यहाँ पर आ जाएगा 9:3:3:1। किसका आ जाएगा? द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप का। उसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मैंने अभी भी बताया था। वो क्लिनफेल्टर में क्या होता है? एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो देखो कहाँ है? 2A प्लस एक्स एक्स वाई, ये किसका? क्लिनफेल्टर का। उसके बाद हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की बात करें तो कैसा है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। सेक्स मतलब एक्स क्रोमोसोम पर ये लिंक होता है, प्लस रेसेसिव होता है मतलब जब 2 एक्स क्रोमोसोम पर होगा तभी क्या होगा? ये होगा। या फिर मेल में होगा, मेल में ये दिखाई देगा। ठीक है। महिलाएं सामान्यतः वाहक होती हैं और पुरुष इससे प्रभावी होते हैं। तो हीमोफीलिया एक्स संलग्न अप्रभावी कारक हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप ये जोड़ियां देख लो एक बार। तो टर्नर सिंड्रोम कनेक्ट करेगा इससे, दात्र इससे, और द्विसंकर इससे। यहाँ पर आ जाएगा 9:3:3:1। उसका क्लिनफेल्टर ये आ जाएगा, और हीमोफीलिया में ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जोड़ियाँ बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पहुँचते हैं हम आगे। हाँ, ये दूसरा कॉलम है। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला उसने? 2n-1, मतलब एक अलग हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? मोनोजोमी हो गया। क्या हो गया ये? मोनोजोमी हो गया। ठीक है। मतलब एक कम हो गया। गामा किरण क्या करती है? उत्परिवर्तन करती है। क्या करती है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन करती है। ठीक है। बहुल फिनोटाइप, बहुल मतलब बहुत सारे फिनोटाइप, मतलब इसे अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन के कारण से। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब एक जीन के कारण से जब बहुत सारे फिनोटाइप आ जाएं, जैसे फिनाइलकेटोनेरिया में होता है। फिनाइलकेटोनेरिया में एक जीन की वजह से कई सारे आपको जो परिवर्तन है वो नजर आते हैं, फिनोटाइप नजर आते हैं। ठीक है। समान एलील, जब एक जैसी एलील होती है उनको बोलेंगे समजात बोलेंगे। और असत विभिन्नता, ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और उसके बाद एक शब्द के क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, और इन सबको आप देख लीजिएगा एक बार। बेटर है कि जो मैंने आप लोगों को यूनिट वाइज नोट्स दिए थे,
जो पीछे के क्वेश्चंस दिए हैं बुक के, उनको आप एक बार देख लें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से कुछ और प्रश्नों के साथ हम आते हैं, यानी दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक और जोड़ियों को हम फिर से कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।